हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर कर चुके हैं जिसमें हमने 20 से 25 क्वेश्चंस किए थे और आज की वीडियो में भी हम इसी तरह से 20 से 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले हम 5-6 प्रैक्टिस सेट्स जो अपने बनाए हुए हैं उन्हें करेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस की 29 से 30 वीडियोज़ हैं जिनमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करा रखा है। उसके अलावा मैराथन क्लास एमएड की सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस की हमने अलग अलग टॉपिक्स की अलग अलग सब्जेक्ट्स की यहाँ पर अपलोड कर रखी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। उसके अलावा जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपका मेंटल एबिलिटी यानी लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी वीडियोस हमने यहाँ पर अपलोड कर रखी हैं जो कि आप सभी के लिए, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, सभी यूनिवर्सिटी के लिए वो हेल्पफुल है। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकेंड प्रैक्टिस सेट हिंदी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर वाक्य के लिए एक वर्ड बताना है। ठीक है, तो देखिए, किए गए एहसानों को जानने, समझने व मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? सुविज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ या फिर विज्ञ। तो किए गए एहसानों को जानने, समझने और मानने वाला, यानी किसी ने अगर आप पर एहसान कर दिया और आपने उस चीज़ को माना कि हाँ भाई इसने मेरे ऊपर एहसान किया है, तो बाद में उसने उसको बाद तक याद रखा, तो वो होता है आपका कृतज्ञ। ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहा जाता है। और जो भूल जाता है, मान लीजिए आपने किसी पर एहसान किया और वो भूल गया और फिर उसने आपके साथ धोखा कर दिया, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो होता है आपका कृतज्ञ। यानी कृतज्ञ का अपोजिट जो है वो यहाँ पर कृतज्ञ होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कृतज्ञ। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पतित का पर्यायवाची शब्द क्या है? पतित, अधोगामी, कपूत, पापी या फिर म्लेच्छ। तो पतित का मतलब क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। पतित का मतलब होता है पथ भ्रष्ट। ठीक है, पथ भ्रष्ट, या आप कह सकते हैं कि नैतिक रूप से जो बुरा व्यक्ति होता है उसे कहते हैं पतित। ठीक है, तो उसे कहते हैं पतित। तो पतित का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है, तो अधोगामी, कपूत, पापी या म्लेच्छ, तो कपूत जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हौसला का विलोमार्थक शब्द। विलोमार्थक का मतलब होता है विपरीत शब्द या विलोम शब्द। हौसला, हताशा, उत्साह, इच्छा या संकल्प। तो हौसला यानी किसी का हौसला बढ़ाना, किसी का उत्साह बढ़ाना, किसी चीज़ की इच्छा होना, तो ये तीन तो आपके हो नहीं सकते हैं, तो आपको पॉजिटिव लग रहे हैं। तो हौसला अगर बढ़ाना है तो किसी सिचुएशन में देखो और हताश हो जाना, उसका क्या होगा? विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दुकाल में उपसर्ग बताइए। ठीक है, दुकाल में उपसर्ग, दु प्लस काल, इसका संधि विच्छेद होगा। तो उपसर्ग क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो आगे लगता है। अब उपसर्ग का मैंने आपको एक पर्यायवाची और बताया था कि उपसर्ग के स्थान पर आपसे क्या पूछ सकता है, तो उपसर्ग के स्थान पर आपसे पूछ सकता है आदि प्रत्यय। इसमें ये पूछ सकता था कि दुकाल में आदि प्रत्यय बताइए। तो प्रत्यय वैसे तो पीछे लगता है, लेकिन अगर पूरा आदि प्रत्यय पूछेगा तो उसका मतलब उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग यहाँ पर क्या होगा? दु होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जो बांटा न जा सके उसके लिए एक शब्द, जो बांटा न जा सके, जो डिवाइड नहीं हो सकता। अपूर्ण, अपूर्ण तो नहीं होगा, अपूर्ण तो मतलब जो पूरा नहीं है। अतुलनीय भी नहीं हो सकता। अपरिहार्य, अभाज्य। हाँ देखिए, आपने गणित में पढ़ा होगा अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो किसी से भी विभाजित नहीं होती, सिर्फ एक से और अपने आप से विभाजित होती हैं, वो क्या होती हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिनको इंग्लिश में आप प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो जो बांटा ना जा सके, जो विभाजित नहीं हो सकता, उसे कहते हैं अभाज्य। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्षत्रिय में प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो प्रत्यय वैसे पीछे। ठीक है, यानी जो पीछे लगेगा वो यहाँ पर क्या है? इया, इये, निये या अनिये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? क्षत्रिय का प्रत्यय। तो क्षत्रिय में जो प्रत्यय है वह आपका ई है। ठीक है, छोटी ई और ये आपका क्षत्रिय का प्रत्यय है। ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निर्जन का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो नी प्लस रजन, निर प्लस जन, नी प्लस जन या निह प्लस जन। तो निर्जन का जो संधि विच्छेद होता है निह प्लस जन। ठीक है, तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? आपका विसर्ग देखने को मिल रहा है।
अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? ये मुहावरा यहाँ पर दिया गया है, इसका आपको अर्थ बताना है। बहुत कमज़ोर होना, एकमात्र सहारा होना, बिल्कुल असमर्थ होना या किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी होना। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपको मुहावरा पूछा जाता है, अगर किसी ऑप्शन में उसी के शब्दों को ऐसे ही तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है तो वो आपका कभी भी आंसर नहीं होता है। मुहावरे में शब्द कुछ होते हैं और उनका अर्थ जो है वो कुछ और होता है, यानी वो किसी और सेंस में कहे गए शब्द होते हैं जो मुहावरे होते हैं। तो अंधे की लकड़ी होना यानी किसी अंधे व्यक्ति के लिए लकड़ी का क्या काम होता है, लकड़ी क्या करती है? तो आपने देखा होगा जो अंधे व्यक्ति होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, वो लकड़ी की मदद से ही हर जगह चले जाते हैं, लकड़ी की मदद से ही वो अपना रास्ता देखते हैं। तो लकड़ी उनका क्या है? लकड़ी उनका एकमात्र सहारा होती है। तो ऑप्शन दूसरा जो है एकमात्र सहारा होना, ये इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चकमा देना। चकमा देना मुहावरे का क्या अर्थ है? परेशान करना, परेशानी में डालना, ठगना या फिर धोखा देना। ठीक है, तो चकमा देना मुहावरा जो है उसका अर्थ दोस्तों क्या होता है? उसका अर्थ होता है धोखा देना। ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने रहा। एक पंथ दो काज कहावत जो है इसका अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज, एक चीज़ के अनेक चाहने वाले, एक साथ दो काम होना, एक रास्ते में दो काम होना या इनमें से कोई नहीं। तो एक पंथ दो काज का मतलब दोस्तों ये होता है कि मतलब एक काम करने के लिए अगर आप गए हैं तो वहाँ पर जाते जाते आपको दूसरा भी काम ध्यान आ गया और आपने दूसरा भी काम कर लिया, यानी कि आपको मेहनत कम करनी पड़ी और आपने ज़्यादा काम यहाँ पर कर दिया। तो इस सेंस में ये बोला जाता है कि एक पंथ दो काज, यानी काम करने तो एक आए थे लेकिन वहाँ पर ध्यान आ गया या अपना माइंड का यूज़ किया और दूसरा काम भी वहाँ पर कर दिया। ऐसे आपने बहुत बार देखा होगा, आप किसी एक काम के लिए जाते हैं, आपके माइंड में आता है कि चल अब यहाँ तो आया ही हूँ, ये काम भी कर लेता हूँ, यहाँ तो आई हूँ, ये काम भी करती हुई चलती हूँ। तो ये क्या होता है? एक पंथ दो काज होता है, यानी एक साथ दो काम को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो एक साथ दो काम होना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोनों हाथों में लड्डू। मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी भोज में शरीक होना, दोनों हाथों में मोतीचूर के लड्डू रखना, दो तरफा लाभ या उपरोक्त सभी। तो दोनों हाथों में लड्डू होना ये आपने देखा होगा, क्योंकि आपने बहुत बार अपने घर वालों से कहावतें सुनी होंगी कि दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश कर रहा है वो व्यक्ति, और ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं आ पाता है। तो इसलिए आप भी कभी दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश ना करें, एक ही हाथ में रहने दें। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि पेशेंस रखें और किसी चीज़ की ज़्यादा भूख अपने मन में ना रखें। तो इसका मतलब होता है दो तरफा लाभ लेना। ठीक है, तो किसी भोज में शरीक होना इसका आंसर नहीं हो सकता। दोनों हाथों में मोतीचूर के लड्डू, देखिए मैंने आपको बताया था कि मुहावरे के ही शब्द अगर उसके अर्थ में दे दिए जाएं तो वो उसका आंसर नहीं होता है। दो तरफा लाभ आपका ये ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आपके सामने एक शब्द दिया गया है समानांतर। ठीक है, तो समानांतर शब्द का दो संधि विच्छेद, समाना प्लस अंतर, समा प्लस नांतर, समान प्लस अंतर या फिर समान है प्लस अंतर। तो इसका सही संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा समान प्लस अंतर। ठीक है, समान प्लस अंतर जो है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। दानवीर में कौन सा समास है? ठीक है, दानवीर में यहाँ पर क्या पूछा है? समास पूछा है। दानवीर में बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो दानवीर, दानवीर का अगर आप समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा दान देने में वीर, यानी कि दान में वीर, तो दान में वीर। तो ये जो है दोस्तों ये आपका जाएगा किसमें? तत्पुरुष समास में। ठीक है, अब तत्पुरुष समास में क्यों जाएगा ये मैं भी आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या है, कारक चिन्ह आपके सामने आ गया है। तो जिनमें भी आपका कारक चिन्ह आ जाता है वो आपके सभी तत्पुरुष समास में जाते हैं। तत्पुरुष समास में वो सभी प्रकार आते हैं जो आपके कारक में होते हैं, पहला और लास्ट वाले को छोड़ दे तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका में आपका कौन सा कारक चिन्ह है? तो में आपका अधिकरण कारक होता है। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ प्रकार नहीं पूछा है तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास बता दिया था, उसके अलावा अव्ययी भाव और द्विगु समास, ये तीन समास बता दिए थे। तो चलिए आज बात कर लेते हैं यहाँ पर तत्पुरुष समास की। ठीक है, तो तत्पुरुष समास जो है वो दोस्तों क्या होता है, इसकी पहचान क्या है? तो तत्पुरुष समास की जो पहचान है वो ये है कि इसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है।
किसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तत्पुरुष समास की। एक मिनट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तत्पुरुष समास की। ठीक है, तत्पुरुष समास में आपका जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और उसमें आपका कारक चिन्ह का लोप होता है। पूर्व पद और जो मतलब उत्तर पद और पूर्व पद होता है, उन दोनों के बीच में आपका क्या आता है? कारक चिन्ह आता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। अब कारक चिन्ह आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कारक में, कारक वैसे भी हमने आपको नहीं पढ़ाए हैं लेकिन आपने पढ़ रखा होगा, जो होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध में काकी के आता है, अधिकरण में मैं अपर आता है, संबोधन में हे ओ अरे आदि आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं किसमें? तत्पुरुष समास में। यानी कि तत्पुरुष समास के अगर प्रकारों की बात की जाए तो आपके जितने भी कारक के प्रकार होते हैं, यानी कि 8 प्रकार होते हैं कारक के, तो यहाँ पर 6 जो प्रकार होते हैं, यानी कर्ता कारक को अगर छोड़ दें और लास्ट वाला जो आपका संबोधन कारक को छोड़ दें, तो बाकी बीच के जितने भी होते हैं वो आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि अगर आपका क्या है तत्पुरुष समास का कर्म तत्पुरुष समास, पहले तो कर्ता होता है, तो कर्ता इसमें नहीं होता है, कर्ता तत्पुरुष समास नहीं होता है। पहला होता है आपका कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास होता है। तो कर्म में मैंने आपको क्या बताया था? तो कर्ता ने कर्म को होता है। ठीक है, कर्म को। तो इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे रथ चालक। इसका अगर आप समास विग्रह करेंगे तो ये क्या बनेगा? रथ को चलाने वाला। यानी कि यहाँ पर को का लोप आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये आपका कर्म तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने बात की है इस वाले प्रश्न में, ये है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो अधिकरण तत्पुरुष में आपका जो कारक चिन्ह है वो क्या होता है? तो अधिकरण में आपका में या पर आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि चिड़िया डाल पर बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पर देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये आपका अधिकरण समास है, सॉरी, ये आपका अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक का उदाहरण है। और इसी तरह से अगर एक यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है दानवीर। ठीक है, तो इसमें आपके में या पर 2 होते हैं अधिकरण में। तो दानवीर का अगर आप समास विग्रह करते हैं तो ये आएगा दान में वीर, यानी दान करने में जो वीर है वो आपका दानवीर होता है। इस तरह से यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल होगा ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमसे सीधा मतलब प्रकार में से नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कि कौन सा उदाहरण है। तो हम यहाँ पर बता देंगे कि ये जो है हमारा ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव मैंने आपको बता दिया था। अव्ययी भाव में क्या था कि अव्ययी भाव में आपका पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, यानी कि उसका व्यय नहीं हो सकता। अव्यय के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन, तो प्रति, ये देखिए ये अव्यय है। प्रति के साथ आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो ये अव्यय है। और उसके अलावा यथा संभव एक एग्जाम्पल है। यथा के साथ आप कोई छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ तो आ जन्म। ठीक है, यहाँ पर आ जो है ये आपका क्या है? अव्यय है, इसके साथ भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। या किसी शब्द में जो रिपीट होते हैं शब्द, जैसे धीरे धीरे या तेज तेज, तो जिसमें भी ये शब्द आपको देखने को मिल जाए समझ लेना वह आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको तत्पुरुष और अव्ययी भाव समास अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब शुद्ध शब्द आपको बताना है आयोजित, आयोजित, आयोजित या फिर आयोजित। तो इनमें पूछा है कौन सा शब्द जो है वो आपका शुद्ध है। तो देखिए आयोजित, कोई भी जो प्रोग्राम है वो आयोजित कराया जाता है, तो ये जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही शब्द है, शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, विनम्र का पर्यायवाची क्या है? विनम्र होना आप जानते हैं, यानी बहुत ही शालीन होना, सुशील होना। तो विनम्र बहादुर नहीं कह सकते। विनम्र का मतलब होता है एकदम शालीन। किसी ने गाली दे दी, हंस के चला गया। ठीक है, कोई मार रहा है, कोई बात नहीं, किसी ने मार दिया, कोई बात नहीं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत ही विनम्र, बहुत ही सादा स्वभाव का जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? विनम्र कहते हैं।
तो बहादुर नहीं हो सकता, भक्त भी नहीं हो सकता, विज्ञानी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही पर्यायवाची होगा, वो होगा सुशील। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने रहा, वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? वृक्षों के बड़े समूह को अकली, अंबार, आगार या वन? तो वृक्षों के बड़े समूह को आप सभी जानते हैं वन कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको लग रहा होगा कि इतने इजी क्वेश्चन, जी हाँ, आपको एग्जाम में इतने ही इजी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और बाकी जब हम प्रीवियस ईयर अभी आपको कराने वाले हैं उनमें भी आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। दयालु, दयालु का आपको अपोजिट बताना है, विपरीत बताना है या विलोम बताना है। ठीक है, विपरीतार्थक या विलोमार्थक या विलोम कुछ भी लिखा जाए, आपको विलोम शब्द बताना होता है, उल्टा उसका बताना होता है। कोई भी अगर दयालु है तो उसका पर्यायवाची क्या होगा? उदार होगा, कठोर होगा, निर्दयी होगा या फिर सदय होगा। तो दयालु का जो विपरीत होता है, विलोम होता है, वो होता है निर्दयी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, विस्तीर्ण का क्या बताना है? आपको विलोम शब्द बताना है यहाँ पर भी। ठीक है, विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण, विकीर्ण, विकिरण या फिर प्रकीर्ण। विस्तीर्ण में आपको देखिए कहीं ना कहीं विस्तार का एक लोप जो है दिखाई दे रहा है, इसमें विस्तार छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। कोई चीज़ विस्तीर्ण है मतलब वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और उसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? संकीर्ण होगा। जो चीज़ संकीर्ण होती है वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही गुछ पुछ होती है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है इसका वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विकसित। विकसित का भी आपको क्या है यहाँ पर? विलोम बताना है। तो विकसित का विलोम क्या होगा दोस्तों? विकसित का अविकसित होगा, विकासहीन होगा, विकासशील होगा या फिर अल्प विकसित होगा। तो विलोम जो होगा विकसित का वो होगा अविकसित। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्लेश, क्लेश, क्लेश या क्लेश, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध होता है ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से? तो व्याकरण की दृष्टि से जो दोस्तों आपका शब्द होता है वो होता है आधा के, ले, ए। अब सारी परेशानी यहाँ है कि यहाँ पर आपका कौन सा होता है, कौन सा शय यहाँ पर आता है? तो वो होता है आपका शलजम वाला शय। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही उत्तर होता है ऑप्शन बी। ऑप्शन जो ये है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते। इस वाक्य में विशेष्य क्या है? ठीक है, तो देखिए विशेष्य मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, तो आप अब इसको यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक होता है विशेषण, विशेषण, एक होता है विशेष्य और एक होता है पुरविशेषण। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण कहलाते हैं। कैसे? जैसे आम मीठा है, तो आम की यहाँ पर विशेषता बता दी गई है। कैसा है आम? आम आपका मीठा है। ठीक है, तो मीठा जो शब्द है वो आपका क्या है? वो आपका विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई गई है? विशेषता बताई गई है आम की, तो यहाँ पर आम जो होगा वो आपका विशेष्य होगा। और अगर एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल में ये रहे कि आम बहुत मीठा है। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम्पल ये है कि आम बहुत मीठा है, तो देखिए आम मीठा है, तो आम कैसा है? आम की विशेषता बताई है मीठा शब्द ने। तो जो विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष्य होता है। और जो इसने विशेषण जो है आपका मीठा, अगर विशेषण की भी कोई शब्द विशेषता बता रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, वो आपका प्रविशेषण कहलाता है, मतलब विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो आपका प्रविशेषण कहलाता है। अब देखिए मीठा है, कितना मीठा है इसने ये भी बता दिया कि बहुत मीठा है, ज़्यादा मीठा है, कम मीठा है या कितना मीठा है। ठीक है, तो जो शब्द आपकी विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं तो वो आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको और देना चाहता हूँ, जैसे वह दौड़ रहा है, ये आपका एक साधारण वाक्य हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं कहूँ कि वह तेज दौड़ रहा है, तो तेज जो शब्द है वह तेज दौड़ रहा है, अगर आपसे ये कहा जाए तो तेज जो शब्द है इसने दौड़ने की विशेषता बता दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? अच्छा, ये तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको नहीं करते हैं। जैसे देखा जाए कि भैंस काली है, भैंस तो खैर काली होती है, मान लीजिए भैंस काली है, भैंस है, किसी ने कहा कि भैंस है, वो है एक भैंस है, किसी ने वह एक काली भैंस है, तो काली शब्द ने उसकी विशेषता बता दी।
किसकी? भैंस की। तो ये आपका विशेषण हो गया। और किसी ने कह दिया कि वह बहुत काली भैंस है, तो बहुत जो हो गया वो आपका क्या होगा यहाँ पर? विशेषण हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा है, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति की जो है विशेषता बताई गई है आलसी शब्द के द्वारा। तो आलसी जो शब्द है वो आपका क्या होगा? वो आपका विशेषण होगा। और किसकी विशेषता बताई गई है? व्यक्ति की। तो व्यक्ति आपका यहाँ पर विशेष्य होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे विशेष्य ही पूछा है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? लक्ष्मण सौमित्र यहाँ पर्यायवाची होता है, लखन भी होता है, रामानुज भी होता है, और बलभद्र जो है, बलभद्र आपका लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं है, ये होता है आपका बलराम का पर्यायवाची होता है। तो यही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जल में चरने फिरने वाले के लिए एक शब्द उभयचर, जलचर, सरीसृप या फिर ये सभी। तो जल में चरने फिरने वाले को कहते हैं जलचर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सम्मति का संधि विच्छेद क्या है? तो सम्मति का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों, होता है सत प्लस मति। ठीक है, सतमति। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, तो सतमति जो आपका ऑप्शन ये वाला है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किए गए एहसानों को जानने, समझने व मानने वाले को क्या कहते हैं? सुविज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ या फिर विज्ञ। तो किए गए एहसानों को जानने, मानने और समझने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हाँ शायद स्टार्टिंग में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज के प्रैक्टिस सेट के हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों आप हमें इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर फॉलो करने के लिए आपको शाखा स्टडी 2 यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, और खाली शाखा स्टडी भी सर्च करते हैं तब भी हमारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।